जय हिंद। स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। युद्ध का स्वरूप बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है और कई मोर्चों पर एक साथ बदल रहा है। मिसाइल्स अब सस्ती होती जा रही हैं, एंगेजमेंट रेंजेस लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऑटोनोमस सिस्टम्स अब वो कॉम्बैट रोल निभा रहे हैं जो सिर्फ कभी पायलट्स के लिए रिजर्व माने जाते थे। इस हफ्ते हम उन 3 डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी बयां करते हैं। रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन जो स्ट्राइक के इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से बदल रहा है। R-37M मिसाइल जो हवाई युद्ध की पहुंच को एक नए स्तर पर लेके जा रहा है और ADC-S स्वॉर्म सिस्टम जो युद्ध के मैदान में स्केल और ऑटोनॉमी की नई परिभाषा लिख रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसे नए युद्ध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां कॉस्ट, रेंज और स्केल से ही युद्ध में असली एडवांटेज तय हो जाएगा। और फिर माय टेक में हम बात करेंगे एयर चीफ का अमेरिकी हाई प्रोफाइल दौरा जिसमें उन्होंने F-15EX ईगल 2 में उड़ान भरी और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के साथ उनकी अहम बातचीत भी शामिल है। भारत ऐसी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा है जो मिसाइल और ड्रोन केंद्रित युद्ध क्षेत्र को और उन्हें बनाए रखने के तरीके को बदल सकती है। रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है, ये युद्ध के दौरान पैमाने, लागत और सहन शक्ति के बारे में भी है। ऐसे समय में जब हवाई रक्षा प्रणालियां ज़्यादा महंगी हैं और ज़्यादा दबाव में आ रही हैं, यह टेक्नोलॉजी भारत को लागत के संतुलन को अपने पक्ष में करने में मदद कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि RDE यानी रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन कैसे काम करता है। सबसे पहले एक नॉर्मल जेट इंजन को समझते हैं और उसके बाद में RDE की बात करते हैं। तो ये हमारे सामने एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है एक जेट इंजन का, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि टर्बो फैंस और टर्बो फैंस किस तरीके से सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा छोटा करते हुए सबसे कम साइज़ वाले टर्बो फैन और उसके बाद में फिर आगे की प्रक्रिया। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हवा जो है इनटेक हो रहा है, उसका सक्शन हो रहा है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है। इस सेक्शन में इसको कंप्रेस किया गया और यहाँ पर इसके अंदर फ्यूल ऐड किया जाएगा। अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पर फ्यूल ऐड किया जा रहा है। तो आपने देखा कि एयर का सक्शन हुआ, उसको कंप्रेस किया गया, कंप्रेस के बाद में उसमें फ्यूल ऐड किया गया और फ्यूल जब ऐड हो जाए तो उसके अंदर वो इग्निशन हुआ। तो ये इग्निशन है और इग्निशन के बाद में फिर टर्बो फैंस हैं जो कि इस पूरे इग्नाइटेड हॉट गैसेस को जोर से बाहर धकेलते हैं और थ्रस्ट पैदा होता है। तो ये तो एक नॉर्मल जेट इंजन के काम करने का तरीका है। अब समझते हैं कि RDE किस बेसिस पर फंक्शन करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्यूब और ट्यूब के अंदर बारी बारी से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 डक्ट्स के थ्रू, और फ्यूल इंडक्ट हो रहा है। फ्यूल के अंदर फिर इग्निशन करके डेटोनेशन पैदा हो रहा है और डेटोनेशन पैदा होने के बाद वेव्स जो है, डेटोनेटिंग वेव्स जो है बाहर निकल रही हैं। इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पर कोई एयर का सक्शन नहीं है, सिर्फ एयर इंडिपेंडेंट है, एयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्यूल के अंदर एक्सप्लोजन से जो वेव्स निकल रही हैं वो उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक ट्यूब है। अब इसी ट्यूब को हम समझते हैं कि अगर इसको हम एक क्रम में लगा दें और ये पूरा जो क्रम है ये रोटेटिंग हो जाए तो ये कैसा होगा। ये क्रम में लगाने के बाद में आप देख रहे हैं कि कैसे एक तरफ से डेटोनेशन हुआ और ये एक सर्कुलर एक पैटर्न बन रहा है। ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं और इसके अंदर यहाँ से फ्यूल ऐड हो रहा है और ये फ्यूल में डेटोनेशन के बाद में ये सर्कुलर मूवमेंट। तो ये ग्राफिकल हो गया। अब इसको एक मॉडल के ऊपर भी समझते हैं कि ये मॉडल
में कैसे दिखेगा, एक स्केल मॉडल जिसके ऊपर ये पूरी प्रक्रिया होगी तो वो कैसे दिखेगा। तो ये है वो स्केल मॉडल। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये डक्ट्स हैं जिसके थ्रू आपका ईंधन इसके अंदर जा रहा है, और ये छोटी छोटी ट्यूब्स हैं, और इन ट्यूब्स में जब ईंधन पहुंच गया फिर इनके अंदर डेटोनेशन किया गया है, और डेटोनेशन एक के बाद एक हो रहा है एक क्रम में, जिससे कि एक सर्कुलर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो बाहर जो निकल रहा है ये शॉक वेव्स है। अगेन पॉइंट टू बी एम्फेसाइज कि ये एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट गैसेस नहीं है, शॉक वेव्स हैं। अब नासा ने इसके ऊपर एक परीक्षण किया, और ये उस परीक्षण का वीडियो है। ये नोजल की तरफ से लिया गया ये वीडियो है, और ये थोड़ी दूरी से लिया गया ये वीडियो है। ये है रोटेटिंग एक्सप्लोजन वाला ये इंजन, जिसके अंदर डेटोनेशन हुई है, और डेटोनेशन उसी क्रम में हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है। इसकी गति जो है 100 डेटोनेशन प्रति सेकंड। तो उस गति से ये डेटोनेशन हो रहा है, और इस डेटोनेशन से जो आपको थ्रस्ट मिलती है, जो पुश मिलता है, वो मिसाइल को आगे धकेलता है। अब इसी इंजन को जब मिसाइल पे लगा दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये एक मिसाइल है, मिसाइल के पीछे ये RDE इंजन लगा हुआ है, और ये इंजन कैसे उसको पुश कर रहा है, और वो कैसे बुनियादी तौर पर इस टर्बोफैन इंजन से डिफरेंट है, ये आपने इसको पूरी तरह से समझा। पारंपरिक इंजनों में कंट्रोल्ड कंबस्शन का इस्तेमाल होता है, जो सबसोनिक और कंटिन्यूअस होता है। लेकिन RDE यानी रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन्स जो डेटोनेशन पर काम करते हैं, जहां सुपरसोनिक शॉक वेव्स एक सर्कुलर चेंबर के अंदर घूमती हैं। इससे कहीं ज़्यादा प्रेशर बनता है और बेहतर एफिशिएंसी मिलती है। आसान शब्दों में समझें तो उतने ही फ्यूल में ज़्यादा थ्रस्ट, थर्मल एफिशिएंसी में 25% तक का सुधार, ना कोई टर्बाइंस ना कंप्रेसर, यानी कहीं ज़्यादा सिंपलर आर्किटेक्चर। और ये सिंप्लिसिटी बहुत मायने रखती है। इंजन में कम मूविंग पार्ट्स होने का सीधा मतलब है तेजी से मैन्युफैक्चरिंग, कम खर्च और आसान स्केलेबिलिटी। भारत का प्राइवेट सेक्टर इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा चुका है। डी प्रोपलस ने 5 किलो न्यूटन इंजन्स के साथ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 हासिल कर लिया है, जिससे अलग अलग ऊंचाइयों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एरो स्पाइक नोजल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। मतलब साफ है, अब सिर्फ एक कागजी रिसर्च नहीं बल्कि एक डिप्लॉयबल टेक्नोलॉजी बन चुकी है। पारंपरिक तौर पर मिसाइल वॉरफेयर का पूरा फोकस हमेशा प्रिसीजन पर रहा है। हथियार कम, एक्यूरेसी ज़्यादा और खर्चा बहुत ज़्यादा। लेकिन RDE इस पूरे समीकरण को बदल कर रख देता है। कम खर्चे वाले ये प्रोपल्शंस मिसाइल्स और स्ट्राइक ड्रोन्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल यानी मास डिप्लॉयमेंट को मुमकिन बनाता है। ये सिस्टम्स मार्क 3 से मार्क 5 की रफ्तार पर काम करते हैं, अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला करते हैं, जिससे दुश्मन का रिस्पॉन्स टाइम एकदम सिकुड़ जाता है। अब जंग का मकसद बदल रहा है, सिर्फ एक लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने से आगे बढ़कर दुश्मन के पूरे डिफेंस नेटवर्क को ओवरवेल्म करने तक। आज के दौर में एयर डिफेंस अपने डिजाइन से ही बेहद महंगे होते हैं। एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है। अब जरा हमलावर के नजरिए से सोचिए, एक ब्रह्मोस मिसाइल का खर्चा तकरीबन 4.8 से 5.5 मिलियन US के बीच आता है। जाहिर है, ऐसे हथियारों का बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल लंबे वक्त तक मुमकिन नहीं है। लेकिन RDE पावर्ड सिस्टम्स इस पूरे गेम को बदल देते हैं। कम प्रोडक्शन कॉस्ट के चलते ये एक कंट्रोल बजट में लार्ज स्केल लॉन्चेस को मुमकिन बनाते हैं। इससे जंग के मैदान में एक ऐसा कॉस्ट इम्बैलेंस पैदा होता है जहां बचाव करने वाला हर इंटरसेप्शन पर भारी खर्च करता है, जबकि हमलावर का खर्च
हर लॉन्च पर काफी कम होता है और धीरे धीरे इंटरसेप्टर इन्वेंट्रीज खाली होने लगती हैं, एंगेजमेंट टाइमलाइंस लंबी खिंचने लगती हैं और सिस्टम फटीग बढ़ता चला जाता है। ठीक इसी पॉइंट पर सबसे मारक यानी हाई एंड वेपन्स को मैदान में उतारा जाता है और क्योंकि दुश्मन के डिफेंसेस पहले ही सैचुरेट हो चुके होते हैं, इन हथियारों का सक्सेस रेट अचानक कई गुना बढ़ जाता है। आरडीई पावर्ड सिस्टम्स जंग के मैदान में कमाल की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं। इन्हें मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जमीन से लॉन्च किया जा सकता है, समुद्र में नेवल वेसल से डिप्लॉय किया जा सकता है और लॉइटरिंग स्ट्राइक सिस्टम्स के तौर पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका कॉम्पैक्ट डिजाइन अलग अलग युद्ध मोर्चों पर इनके डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट को मुमकिन बनाता है और सबसे अहम बात यह है कि ये एक बहुत बड़े कॉम्बैट नेटवर्क के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। एक कोऑर्डिनेटेड अटैक में कई चीजें एक साथ शामिल हो सकती हैं, जैसे मिसाइल स्वॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, डिकॉयज और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स। अब जंग का मकसद सिर्फ दुश्मन के डिफेंस लाइन को भेदना यानी पेनिट्रेशन नहीं रह गया है, बल्कि मकसद है दुश्मन के सिस्टम को पूरी तरह ओवरलोड कर देना। जब स्पीड, स्केल और कोऑर्डिनेशन एक साथ मिलते हैं तो ये दुश्मन की डिसीजन मेकिंग को बुरी तरह उलझा देते हैं और जंग के मैदान में एक ऑपरेशनल पैरालिसिस की स्थिति पैदा कर देते हैं। रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन वॉरफेयर में एक नया वेरिएबल लेके आया है और वो है अफोर्डेबल स्केल। इसकी मदद से भारी भरकम खर्चे यानी प्रोपोर्शनल कॉस्ट एस्केलेशन के बिना भी दुश्मन पर लगातार सस्टेन्ड प्रेशर बनाया जा सकता है और एक लंबी खिंचने वाली जंग यानी प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में खर्चे और ताकत का ये बैलेंस सबसे ज़्यादा डिसाइसिव साबित हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ सबसे एडवांस सिस्टम्स के दम पर ही नहीं जीती जाएंगी, बल्कि वो साइड जीतेगी जो इस फाइट को ज़्यादा लंबे वक्त तक और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सस्टेन कर पाएगी। भारत अब इस पर फिर से विचार कर रहा है कि आखिर एयर पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए सिर्फ नए फाइटर जेट्स ही नहीं जोड़े जा रहे, बल्कि पुराने विमानों की ताकत को भी नए तरीके से बढ़ाया जा रहा है। एक नया प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप कैनिस्ट्राइज स्वॉर्म यानी ADCS, इसका मकसद है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में तब्दील कर देना। प्लेटफॉर्म सेंट्रिक वॉरफेयर से हटकर डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑटोनोमस कॉम्बैट सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ADCS के केंद्र में एक लेयर्ड और ऑटोनोमस आर्किटेक्चर है। हर कैनिस्टर में कई स्वॉर्म मिनिशंस होते हैं, आमतौर पर 6 से 8 या उससे भी ज्यादा। एक बार विमान से रिलीज होने के बाद ये कैनिस्टर हवा में खुद को स्टेबलाइज करता है और खुल जाता है। इसके अंदर से इंडिविजुअल ड्रोन्स निकलकर एक कोऑर्डिनेटेड स्वॉर्म में बदल जाते हैं और फिर ये पूरा स्वॉर्म आपस में तालमेल और काम का बंटवारा यानी टास्क एलोकेशन खुद कर लेता है। इसका हर यूनिट सक्षम है ऑटोनोमस नेविगेशन में, टारगेट को खोजने और उसकी पहचान करने में और मिशन के दायरे में रहकर हमले का आज़ाद फैसला यानी इंडिपेंडेंट स्ट्राइक डिसीजन लेने में। 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और तकरीबन 30 किलोग्राम के पेलोड के साथ ये सिर्फ जासूसी करने वाले रिकॉनेसेंस ड्रोन नहीं है, ये सटीक हमला करने वाले प्रिसीजन स्ट्राइक एसेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है GPS डिनाइड एनवायरनमेंट्स में भी काम कर सके और वो भी 5 मीटर से कम की टारगेटिंग एक्यूरेसी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ। यही खूबी इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मुश्किल हालातों में भी डटे रहने की ताकत देती है।
ADC-S की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इसकी रेंज। रिलीज पॉइंट से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऑपरेशनल रीच के साथ यह सिस्टम बिना दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे असल मायने में डीप स्ट्राइक क्षमता देता है। इससे कई बड़े फायदे मिलते हैं। विमान दुश्मन के रडार और मिसाइल एनवेलप से सुरक्षित बाहर रहता है। दुश्मन के इलाके में काफी अंदर मौजूद टारगेट्स तक अब उसकी पहुंच में आ जाते हैं और कम जोखिम के साथ स्ट्राइक मिशंस को लंबे वक्त तक चलाया जा सकता है। यही नहीं, इससे एक साथ कई टारगेट्स पर हमला करना मुमकिन है। एक अकेला विमान कई कैनिस्टर्स गिरा सकता है और हर कैनिस्टर से कई ड्रोन्स निकल सकते हैं जो एक बड़े इलाके में लेयर्ड अटैक को अंजाम देते हैं। यानी विमान की सिर्फ एक सॉटी दर्जनों अलग अलग इंडिपेंडेंट स्ट्राइक वेक्टर्स पैदा कर सकती है। ADC-S दरअसल स्वॉर्म वॉरफेयर की तरफ बढ़ते हुए एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। भारत का अपना कैट्स अल्फा प्रोग्राम भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ बुनियादी फर्क हैं। जहां कैट्स अल्फा फाइटर लेड है, इसकी रेंज कम है और ये टेक्निकल एंगेजमेंट्स के लिए बेहतर है। वहीं ADC-S ट्रांसपोर्ट लेड है, जिसकी रेंज कहीं ज्यादा है और इसे डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। ADC-S प्रोजेक्ट सिर्फ काबिलियत के बारे में नहीं है, ये स्केल के बारे में है। इसे मार्क II फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है, जो पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर जोर देता है। 1000 से 2000 यूनिट्स की अनुमानित जरूरत के साथ इसे एक मास डिप्लॉयबल सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा है, ना कि सिर्फ एक छोटे समाधान के रूप में। और यही स्केल सबसे अहम है, क्योंकि स्वॉर्म वॉरफेयर सिर्फ ऑटोनॉमी पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी ताकत छिपी है भारी संख्या यानी नंबर्स और परसिस्टेंस में। ADC-S प्रोजेक्ट भारत की एयर पावर डॉक्ट्रिन में एक साफ बदलाव का संकेत है। मैन स्ट्राइक से ऑटोनोमस सिस्टम्स की तरफ, एक सिंगल प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स की तरफ। क्योंकि युद्ध के अगले दौर में शायद वो विमान नहीं होगा जो आसमान पर राज करे, बल्कि वो स्वॉर्म होगा जो वो विमान तैनात करेगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख का अमेरिकी दौरा कोई साधारण डिप्लोमेसी नहीं थी। ये कई स्तरों पर एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थी। एयर डोमिनेंस से लेकर स्पेस वॉरफेयर तक इस दौरे ने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के भविष्य का एक खाका तैयार कर दिया है। एक ऐसे समय में जब वैश्विक सैन्य गठबंधन बदल रहे हैं, भारत अब केवल रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि वह खुद को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में पेश कर रहा है। एयर चीफ की अमेरिका में मुलाकातें भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना के बीच बढ़ती सैन्य गहराई को दर्शाती है। यह अहम इसलिए है क्योंकि भविष्य की जंगें अकेले नहीं लड़ी जाएंगी। इंटरऑपरेबिलिटी, साझा सिद्धांत और भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन अब बेहद जरूरी होता जा रहा है। भारत इसी हकीकत के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जब एयर चीफ ने F-15EX ईगल 2 उड़ाया तो वो सिर्फ एक फोटो सेशन नहीं था, वो एक मैसेज था। F-15EX दुनिया के सबसे आधुनिक और भारी हथियारों से लैस 4.5 जनरेशन फाइटर में से एक है। अपनी जबरदस्त पेलोड कैपेबिलिटी, एडवांस रडार और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता के साथ ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एयरफोर्स को जरूरत है, खासकर 2 मोर्चों पर खतरों से निपटने के लिए। लेकिन इसकी अहमियत विमान से कहीं आगे है। ये उड़ान इशारा करती है एडवांस अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑपरेशनल फेमिलियरिटी पर, बड़े सौदों या सहयोग के प्रति भारत के खुले नजरिए पर, और एक बारीक संदेश की भारत के पास पारंपरिक सप्लायर्स के अलावा भी बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। ऐसे समय में जब इंडियन एयरफोर्स कॉर्डन्स की कमी से जूझ रही है, F-15EX जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ हार्डवेयर के तौर पर नहीं
बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज के तौर पर चर्चा में शामिल होते हैं। पैटरसन स्पेस फोर्स बेस का दौरा, जो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स का अहम हिस्सा है, इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था। आधुनिक युद्ध में केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं है। स्पेस अब इन चीजों के लिए केंद्र में बना हुआ है, जैसे मिसाइल वार्निंग सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशंस, नेविगेशन और टारगेटिंग, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। भारत जो पहले ही अपनी एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी दिखा चुका है और अपने स्पेस कमांड स्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, उसके लिए ये जुड़ाव बेहद जरूरी है। भविष्य के किसी भी संघर्ष में, चाहे वो चीन के साथ हो या कोई क्षेत्रीय संकट, जो स्पेस डोमेन को कंट्रोल करेगा वही नीचे चल रहे जंग को भी कंट्रोल करेगा। भारत अमेरिका के रक्षा संबंध अब सिर्फ लेन देन वाले नहीं रह गए हैं, बल्कि ये अब बुनियादी होते जा रहे हैं। बुनियादी समझौतों से लेकर साझा युद्ध अभ्यास तक और टेक्नोलॉजी शेयरिंग से लेकर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन तक ये रिश्ता अब बहुत गहरे मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन हमें ये साफ समझना होगा कि यह पारंपरिक अर्थों में कोई अलायंस नहीं है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी आज़ादी नहीं छोड़ सकता। इसके बजाय वह स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बना रहा है, यानी अमेरिका के साथ गहरी साझेदारी भी और अपने स्वतंत्र फैसले लेने की क्षमता भी। नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों से लेकर अपनी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी के विस्तार तक और स्पेस की तरफ बढ़ते उस निर्णायक कदम तक, डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड में आपने एक साफ ट्रेजेक्टरी को ट्रैक किया होगा कि भारत युद्ध के अगले दौर के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है, चाहे बात प्लेटफॉर्म्स और फायर पावर की हो या फिर पार्टनरशिप्स और फ्यूचर डोमेन्स की। और जैसे कि एयर चीफ के अमेरिकी दौरे ने दिखाया है, F-15EX ईगल 2 की उड़ान से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के साथ मुलाकात तक कि जंग का मैदान बदल रहा है और भारत भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।